कथा कथन आपके लिए लेकर आए हैं सादत हसन मंटो की कहानी चुगत। लड़कों लड़कियों के माशकों का जिक्र हो रहा था। प्रकाश जो बहुत देर से खामोश बैठा अंदर ही अंदर शिद्दत से सोच रहा था, एकदम फट पड़ा। सब बकवास है। 100 में से 99 माशिके निहायती भोंडे और लचर और बेहुदा तरीकों से अमल में आते हैं। एक बाकी रह जाता है, उसमें आप अपनी शायरी रख लीजिए या अपनी जहानत और ज़कावत भर दीजिए। मुझे हैरत है, तुम सब तजुर्बेकार हो, औसत आदमी के मुकाबले में ज्यादा समझदार हो। जो हकीकत है तुम्हारी आंखों से ओझल भी नहीं। फिर यह क्या हिमाकत है कि तुम बराबर इस बात पर जोर दिए जा रहे हो कि औरत को रागिब करने के लिए नर्म नाजुक शायरी, हसीन जमील शक्ल और खुश वजा लिबास, इत्र, लेवेंडर और जाने किस किस खुराफात की जरूरत है। और मेरी समझ से यह चीज तो बिल्कुल बालातर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोचकर एक स्कीम बनाने की क्या जरूरत है। चौधरी ने जवाब दिया, अरे हर काम करने से पहले आदमी को सोचना पड़ता है। प्रकाश ने फौरन ही कहा, मानता हूं, लेकिन ये इश्क लड़ाना मेरे नजदीक बिल्कुल काम नहीं। ये एक भाई तुम गौर क्यों नहीं करते? कहानी लिखना एक काम है, इसे शुरू करने से पहले सोचना जरूरी है। लेकिन इश्क को आप काम कैसे कह सकते हैं? ये एक मेरा मतलब है, इश्क मकान बनाना नहीं जो आपको पहले नक्शा बनवाना पड़े। एक लड़की या औरत अचानक आपके सामने आती है, आपके दिल में कुछ गड़बड़ सी होती है, फिर यह ख्वाहिश पैदा होती है कि वो आपके साथ लेटी हो। इसे आप काम कहते हैं? ये एक हैवानी तलब है जिसे पूरा करने के लिए हैवानी तरीके ही इस्तेमाल करने चाहिए। जब एक कुत्ता कुतिया से इश्क लड़ाना चाहता है तो वो बैठकर स्कीम तैयार नहीं करता। इसी तरह सांड जब बू सूंघकर गाय के पास जाता है तो उसे बदन पर इत्र लगाना नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पर हम सब हैवान हैं, इसलिए इश्क मोहब्बत में जो दुनिया की सबसे पुरानी तलब है, इंसानियत का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तो इसका यह मतलब हुआ कि शेर व शायरी, मुसव्वरी, सनम तराशी, ये सारे फनून लतीफा महज बेकार हैं। प्रकाश ने सिगरेट सुलगाया और अपना जोश बकदरे किफायत इस्तेमाल करते हुए कहा, महज बेकार नहीं, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब यह था कि फनून लतीफा, फाइन आर्ट्स के वजूद का बाइस औरत है। फिर ये बेकार कैसे हुए? असल बात यह है कि उनके वजूद का बाइस खुद औरत नहीं, बल्कि मर्द की औरत के मुतालिक हद से बढ़ी हुई खुशफहमी है। मर्द जब औरत के मुतालिक सोचता है तो और सब कुछ भूल जाता है। वो चाहता है कि औरत को औरत ना समझे। औरत को महज औरत समझने से उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। चुनांचे वो चाहता है कि उसे खूबसूरत से खूबसूरत रूप में देखे। यूरोपीय मुल्क कंट्रीज में जहां औरतें फैशन की दिलदादा हैं, उनसे जाकर पूछो कि उनके बालों, उनके कपड़ों, उनके जूतों की नित नए फैशन कौन इजाद करता है। चौधरी ने अपने मखसूस बेतकल्लुफाना अंदाज में प्रकाश के कांधे पर हौले से तमाचा मारा। तुम बहक गए हो यार। जूतों की डिजाइन कौन बनाता है? सांड गाय के पास जाता है तो उसे लेवेंडर लगाना नहीं पड़ता। हाँ? अरे यहाँ बातें हो रही थी कि लड़कों और लड़कियों के वही रुमान कामयाब होते हैं जो शरीफाना खुतूत पर शुरू हों। प्रकाश के होठों के कोने तंज से सुकड़ गए। चौधरी साहब किबला, आप बिल्कुल बकवास करते हैं। शराफत को रखिए आप अपने सिगरेट के डिब्बे में और ईमान से कहिए, वो लौंडिया जिसके लिए आप पूरा एक बरस रुमालों को बेहतरीन लेवेंडर लगाकर स्कीमें बनाते रहे, क्या आपको मिल गई थी? चौधरी साहब ने किसी कदर खिसियाना होकर जवाब दिया, नहीं। क्यों? वो किसी और से मोहब्बत करती थी। किससे? किस उल्लू के पट्टे से? एक फेरी वाले बज़ाज से, जिसको ना तो गालिब के शेर याद थे न किशन चंद्र के अफसाने, जो आपके मुकाबले में लेवेंडर लगे रुमाल से नहीं
बल्कि अपनी मैली तहमत लुंगी से नाक साफ करता था। चौधरी साहब किबला, मुझे याद है, अब बड़ी मोहब्बत से उसे खत लिखा करते थे। उनमें आसमान के तमाम तारे नोच कर आपने चिपका दिए, चांद की सारी चांदनी समेट कर उनमें फैला दी। मगर उस फेरी वाले बजाज ने आपकी लौंडिया को, जिसकी जहनी रिफत के आप हर वक्त गीत गाते थे, जिसकी नफासत पसंद तबीयत पर आप मर मिटे थे, एक आंख मारकर अपनी थानों की गठड़ी में बांधा और चलता बना। इसका जवाब है आपके पास। चौधरी मिनमिनाया। मेरा ख्याल है जिन खुतूत पर मैं चल रहा था गलत थे। उसका नफ्सियाती मुताला भी जो मैंने किया था सही साबित ना हुआ। प्रकाश मुस्कुराया। चौधरी साहब किबला, जिन खुतूत पर आप चल रहे थे यकीनन गलत थे। उसका नफ्सियाती मुताला भी जो आपने किया था 100% न दुरुस्त था, और जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कि आपको खतकशी, इन्वेस्टिगेशन और नफ्सियाती मुताले, साइको एनालिसिस करने की जहमत उठानी ही नहीं चाहिए थी। नोटबुक निकाल कर उसमें लिख लीजिए कि 100 में से 100 मक्खियां शहद की तरफ भागी आएंगी और 100 में से 99 लड़कियां भोंडेपन से माइल होंगी। प्रकाश के लहजे में एक ऐसा तंज था जिसका रुख चौधरी की तरफ उतना नहीं था जितना खुद प्रकाश की तरफ था। चौधरी ने सर को जुम्बिश दी और कहा, तुम्हारा फलसफा मैं कभी नहीं समझ सकता। आसान बात को तुमने मुश्किल बना दिया है। तुम आर्टिस्ट हो और नोटबुक निकाल कर यह भी लिख लो कि आर्टिस्ट अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं। मुझे बहुत तरस आता है उन पर। कमबख्तों की बेवकूफी में भी खुलूस होता है। दुनिया भर के मसले हल कर देंगे, पर जब किसी औरत से मुठभेड़ होगी तो जनाब ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे कि 1 गज दूर खड़ी औरत तक पहुंचने के लिए पेशावर का टिकट लेंगे और वहां पहुंचकर सोचेंगे वो औरत आंखों से ओझल कैसे हो गई। चौधरी साहब किबला, निकालिए अपनी नोटबुक और ये लिख लीजिए कि आप अव्वल दर्जे के चुगद हैं। चौधरी खामोश रहा और मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि प्रकाश चौधरी को आईना बनाकर उसमें अपनी शक्ल देख रहा है और खुद को गालियां दे रहा है। मैंने उससे कहा, प्रकाश, ऐसा लगता है चौधरी के बजाय तुम अपने आप को गालियां दे रहे हो। खिलाफे तवक्को उसने जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इसलिए कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, यानी मैं भी जब 2 और 2 4 बनते हैं तो खुश नहीं होता। मैं भी किबला चौधरी साहब की तरह अमृतसर के कंपनी बाग में औरत से मिलकर फ्रंटियर मिल से पेशावर जाता हूं और वहां आंखें मलमल कर सोचता हूं मेरी महबूबा गायब कहां हो गई। ये कहकर प्रकाश खूब हंसा। फिर चौधरी से मुखातिब हुआ, चौधरी साहब किबला, हाथ मिलाइए। हम दोनों फिसड्डी घोड़े हैं। इस दौड़ में सिर्फ वही कामयाब होगा जिसके जहन में सिर्फ एक ही चीज हो कि उसे दौड़ना है। ये नहीं कि काम और वक्त का सवाल हल करने बैठ जाए। इतने कदमों में इतना फासला तय होता है तो इतने कदमों में कितना फासला तय होगा। इश्क ज्योमेट्री है, ना अलजेब्रा। बस बकवास है। चूंकि बकवास है इसलिए इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास ही से मदद लेनी चाहिए। चौधरी ने उताए हुए लहजे में कहा, क्या बकवास करते हो? तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। 2 बरस हुए वो एक जरूरी काम से चंबा गया। 2 रोज के बाद लौटकर उसे डलहौजी चले आना था। उसके फौरन बाद अमृतसर पहुंचना था, मगर 3 महीने तक वो लापता रहा। ना उसने घर खत लिखा, ना मुझे। जब वापस आया तो उसकी जबानी मालूम हुआ कि वो 3 महीने तक चंबा में ही था। वहां की एक खूबसूरत लड़की से उसे इश्क हो गया था। नाकाम रहा होगा। नहीं, वो कामयाब रहा। जिंदगी में उसे एक शानदार तजुर्बा हासिल हुआ। 3 महीने वो चंबा की सर्दियों में ठिठुरता और उस लड़की से इश्क करता रहा। वापस डलहौजी आने वाला था कि पहाड़ी की एक पगडंडी पर उस काफिर जमाल हसीना से उसकी मुठभेड़ हुई। तमाम कायनात सुकड़कर उस लड़की में समा गई और वो लड़की फैलकर वालेहाना वुसअत इख्तियार कर गई। उसको मोहब्बत हो गई थी। किबला चौधरी साहब, सुनिए,
15 दिनों तक मुतवातिर वो गरीब अपनी मोहब्बत को चंबा की यखबस्ता फिजा में दिल के अंदर दबाए छुप छुप कर दूर से उस लड़की को देखता रहा, मगर उसके पास जाकर उससे हमकलाम होने की हिम्मत ना कर सका। हर दिन गुजरने पर वो सोचता कि दूरी कितनी अच्छी चीज है। ऊंची पहाड़ी पर बकरियां चरा रही है, नीचे सड़क पर उसका दिल धड़क रहा है। आंखों के सामने ये शायराना मंजर लाइए और दाद दीजिए। उस पहाड़ी पर आशिक सादिक खड़ा है, दूसरी पहाड़ी पर उसकी सीमी बदन महबूबा, दरमियान में शफ्फाफ क्रिस्टल क्लियर पानी का नाला बह रहा है। सुभान अल्लाह, क्या दिलकश मंजर है चौधरी साहब किबला। बकवास मत करो, जो वाकया है उसे बयान करो। तो सुनिए, 15 दिन तक मेरा दोस्त इश्क के जबरदस्त हमले के असरात दूर करने में मसरूफ रहा और सोचता रहा कि उसे जल्दी वापस चला जाना चाहिए। उन 15 दिनों में उसने कागज पेंसिल लेकर तो नहीं, लेकिन दिमाग ही दिमाग में उस लड़की से मोहब्बत का कई बार जायजा लिया। लड़की के जिस्म की हर एक चीज उसे पसंद थी, लेकिन सवाल दरपेश था कि उसे हासिल कैसे किया जाए। क्या एकदम बगैर किसी तारुफ के वो उससे बातें करना शुरू कर दे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों हो कैसे नहीं सकता? मगर फर्ज कर लिया जाए उसने मुंह फेर लिया, जवाब दिए बगैर अपनी बकरियों को हाकती पास से गुजर गई। जल्दबाजी कभी कामयाब नहीं होती, लेकिन उससे बात किए बगैर उसे हासिल कैसे किया जा सकता है? एक तरीका है, वो ये कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की जाए, उसको अपनी तरफ रागिब किया जाए। हाँ, ये ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि रागिब कैसे किया जाए? हाथ से? इशारा? नहीं, बिल्कुल बोझ बेहुदा मालूम पड़ता है। सो किबला चौधरी साहब, हमारा हीरो इन 15 दिनों में यही सोचता रहा। 16वें दिन अचानक बावली पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो के दिल की बाछें खिल गई, लेकिन टांगे कांपने लगी। आपने अब टांगों के मुतालिक सोचना शुरू किया, लेकिन जब मुस्कुराहट का ख्याल आया तो अपनी टांगे अलग कर दी और उस लड़की की पिंडलियों के मुतालिक सोचने लगा, जो उठी हुई घघरी में से उसे नजर आई थी। कितनी सुडोल थी, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब वो उन पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर सकेगा। 15 दिन और गुजर गए। वो मुस्कुराकर पास से गुजरती रही, इधर हमारे हीरो साहब जवाबी मुस्कुराहट की रिहर्सल करते रह गए। 1.25 महीना हो गया और उनका इश्क सिर्फ होंठों पर ही मुस्कुराता रहा। आखिर एक दिन खुद उस लड़की ने मोहरे खामोशी तोड़ी और बड़ी अदा से एक सिगरेट मांगा। सुनो, एक सिगरेट दे दो। आपने सारी डिबिया हवाले कर दी और घर आकर सारी रात कपकपाहट पैदा करने वाले ख्वाब देखते रहे। दूसरे दिन एक आदमी को डलहौजी भेजा और वहां से सिगरेटों के 15 पैकेट मंगवाकर एक छोटे से लड़के के हाथ अपनी महबूबा को भिजवा दिए। जब उसने अपनी झोली में डाले तो आपके दिल को दूर खड़े बहुत मुसर्रत महसूस हुई। होते होते वो दिन भी आ गया जब दोनों पास बैठकर बातें करने लगे। कैसी बातें? किबला चौधरी साहब बताइए, हमारा हीरो क्या बातें करता था उससे? चौधरी ने उसको उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। मुझे क्या मालूम? प्रकाश मुस्कुराया। मुझे मालूम है किबला चौधरी साहब। घर से चलते वक्त वो बातों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार करता था। मैं उससे ये कहूंगा, मैं उससे ये कहूंगा। जब वो नाले के पास कपड़े धोती होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसकी आंखें मींच लूंगा, फिर उसकी बगलों में गुदगुदी करूंगा। लेकिन जब उसके पास पहुंचता और आंखें मींचने और गुदगुदी करने का ख्याल आता तो उसे शर्म आ जाती। क्या बचपना है। और वो उससे कुछ दूर हटकर बैठ जाता और भेड़ बकरियों की बातें करता रहता। कई दफा उसे ख्याल आया, कब तक ये भेड़ बकरियां उसकी मोहब्बत चढ़ती रहेंगी। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए और अभी तक वो उसको हाथ तक नहीं लगा सका। मगर
वो सोचता कि हाथ लगाए कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए। लेकिन फिर उसे ख्याल आता, बहाने से हाथ लगाना बिल्कुल बकवास है। लड़की की तरफ से उसे खामोश इजाजत मिलनी चाहिए कि वो उसके बदन के जिस हिस्से को भी चाहे हाथ लगा सकता है। अब खामोश इजाजत का सवाल आ जाता, उसे कैसे पता चल सकता है उसने खामोश इजाजत दे दी है या नहीं? केबला चौधरी साहब, इसका खोज लगाते लगाते 15 दिन और गुजर गए। प्रकाश ने सिगरेट न सुलगाया और मुंह से धुआं निकालते हुए कहने लगा, इस दौरान वो काफी घुल मिल गए थे, लेकिन इसका असर हमारे हीरो के हक में बुरा हुआ। दौरान गुफ्तगू उसने लड़की से अपने ऊंचे खानदान का कई बार जिक्र किया था। अपने बदमाश दोस्तों पर कई बार लानतें भेजी थी, जो पहाड़ी देहातों में जाकर गरीब लड़कियों को खराब करते थे। कभी दबी जबान में, कभी बुलंद बाग अपनी तारीफ भी की थी। अब वो कैसे उस लड़की पर अपनी शहवानी ख्वाहिश, सेक्सुअल डिजायर जाहिर करता? जाहिर था कि मामला बहुत टेढ़ा और पेचदार हो गया है, मगर उसका जज्बा इश्क सलामत था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि एक रोज खुद लड़की ही अपना आप थाली में डालकर उसके हवाले कर देगी। इस उम्मीद में चुनांचे कुछ दिन और बीत गए। एक रोज कपड़े धोते धोते लड़की ने, जबकि हाथ साबुन से भरे हुए थे, उससे कहा, तुम्हारी माचिस खत्म हो गई है, मेरी जेब से निकाल लो। ये जेब ऐन उसकी छाती की उभार के ऊपर थी। हमारा हीरो झेप गया। लड़की ने कहा, अरे निकाल लो ना। थोड़ी सी हिम्मत करके उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और 2 उंगलियां बड़ी एहतियात से उसकी जेब में डाली। माचिस बहुत नीचे थी। घबराया कहीं और ना जा टकराए। चुनांचे बाहर निकाल ली और अपनी खाली माचिस से तिली निकालकर सिगरेट सुलगाया और लड़की से कहा, तुम्हारी जेब से माचिस फिर कभी निकालूंगा। तुम्हारी मर्जी। ये कहकर लड़की ने शरीर नजरों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हमारे हीरो ने आधा मैदान मार लिया। दूसरा आधा मारने के लिए वो स्कीमें सोचने लगा। एक रोज सुबह सवेरे नाले के उस तरफ बैठा, दूसरी तरफ नदी पर उस लड़कियों को बकरियां चराते देख रहा था और उसकी उभरी हुई जेब के माल पर गौर कर रहा था कि नीचे सड़क पर बावली के पास एक मोटर लॉरी आके रुकी। सिख ड्राइवर ने बाहर निकलकर पानी पिया और उस लड़की की तरफ देखा। मेरे दिल में एक जलन सी पैदा हुई। बावली की मुंडेर पर खड़े होकर उस मोबिल ऑयल से लुथड़े हुए सिख ड्राइवर ने फिर एक बार सावित्री की तरफ देखा। अपना गलीज हाथ उठाकर उसे इशारा किया। मेरे जी में आया पास पड़ा हुआ पत्थर उस पर लुढ़का दूं। इशारा करने के बाद उसने दोनों हाथ मुंह के इधर उधर रखकर निहायत ही भोंडे तरीके से पुकारा, ओ जाने, मैं सदके आऊं। मेरे तन बदन में आग लग गई। सेक्स ड्राइवर ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। मेरा दिल घुटने लगा। चंद मिनटों में ही वो हरामजादा उसके पास खड़ा था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर उसने कोई बदतमीजी की तो वो छड़ी से उसकी ऐसी मरम्मत करेगी कि सारी उम्र याद रखेगा। मैं उधर से निगाह हटाकर उसकी मरम्मत के बारे में सोच ही रहा था कि एकदम दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं भागा नीचे, सड़क की तरफ बावली के पास पहुंचकर सोचा, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या हिमाकत है, तशवीश कैसी। लेकिन फिर ख्याल आया कहीं वो उल्लू का पट्टा दराज दस्ती ना कर बैठे, इसलिए पहाड़ी पर तेजी से चढ़ना शुरू किया। बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी, जगह जगह खारदार झाड़ियां थी, उनको पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। बहुत दूर ऊपर चला गया, पर वो दोनों कहीं नजर ना आए। हाँपते हाँपते मैंने सामने की झाड़ी पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। क्या देखता हूं, झाड़ी की दूसरी तरफ पत्थरों पर सावित्री लेटी है और उस गलीज ड्राइवर की दाढ़ी उसके चेहरे पर बिखरी हुई है। मेरे जिस्म के सारे बाल जल गए। 1 करोड़ गालियां उन दोनों के लिए मेरे दिल में पैदा हुई। लेकिन एक लहजे के लिए सोचा तो महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जुगत तो मैं हूं।
उसी वक्त नीचे उतरा और सीधा लारियों यानी बस अड्डे का रुख किया। प्रकाश के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी, क्योंकि उसने दोस्तों के सामने इकबाल कर लिया था कि वो किसी दोस्त की नहीं, खुद अपनी कहानी सुना रहा था। तो ये थी आज की कहानी चुगत।